नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद चंद्रा में। और हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास की। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारा टॉपिक आज का है वो है बंगाल राज्य। तो बंगाल राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक किताबों में भी और हर जगह पर एक टॉपिक आता है नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय कैसे होता है और क्यों होता है, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती है तो उससे संबंधित जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देती हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुग़ल साम्राज्य में औरंगज़ेब के बाद आने वाले सभी के सभी शासक निकम्मे थे, विलासी थे, कमज़ोर थे। इस वजह से क्या हुआ कि जैसे ही ये केंद्रीय शक्ति कमज़ोर हुई, अर्थात इस केंद्रीय शक्ति में कमज़ोर शासक आए, तो इन आसपास के एरिया के जो राजा हुआ करते थे, जो उस समय औरंगज़ेब के अधीन थे, इन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र करना घोषित कर दिया। चाहे वो आपका मान लेते हैं मैसूर हो, चाहे वो आपका बंगाल हो, चाहे वो आपका अवध हो, चाहे सिख हो, राजपूत हो, इस तरीके से जितने भी वंश बाद में सामने आते हैं उसका एक ही कारण था, केंद्रीय शक्ति का कमज़ोर होना। ये सारे क्षेत्र औरंगज़ेब के अंडर पे आते थे। लेकिन 1707 ईस्वी में जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई, उसके पश्चात क्या होता है कि ये सारे लोग अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं और एक नए तरीके से एक साम्राज्य स्थापना करते हैं। और इसी को हम नाम देते हैं नवीन राज्यों का उदय। तो ये राज्य पहले से थे लेकिन मुग़ल सम्राटों के अधीन थे। वर्तमान में धीरे धीरे ये अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति कब होती है, जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 के बाद में। और इसी तरीके से कई नवीन राज्य आते हैं जिसमें से बंगाल भी था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है बंगाल। देखिए, अगर हम वर्तमान के बंगाल की और उस समय के बंगाल की तुलना करें तो क्या फ़र्क आएगा वो देख लेते हैं। देखिए, ये है अपना भारत। ऐसा तो ये भारत में हम लोग अब देखेंगे बंगाल के बारे में। तो वर्तमान में अगर देखें हम लोग बंगाल के बारे में अगर बात करें तो बंगाल इस तरीके से स्थित है, जिसे हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। ये जो इलाका है ये पश्चिम बंगाल कहलाता है। लेकिन उस समय तत्कालीन जो बंगाल था, उस समय के बंगाल की बात करें, ये तो आधुनिक बंगाल है। तत्कालीन बंगाल की बात करें तो इसमें आप देख रहे हो ये जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है ये भी आता था। इसके अलावा यहीं पर आपका बिहार प्रांत भी है, वो बिहार भी बंगाल के अधीन था। साथ साथ में नीचे उड़ीसा भी था, वो भी था। तो पश्चिम बंगाल, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, वर्तमान का जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक, इसके अलावा जो बिहार है वर्तमान का वो, और उड़ीसा, ये सभी के सभी बंगाल प्रांत में आया करते थे। बंगाल उस समय अर्थात मुग़ल कालीन भारत में सभी राज्यों में सबसे समृद्ध और संपन्न राज्य हुआ करता था। और यही एक कारण था कि यहाँ कई सारी यूरोपीय कंपनियाँ, जिनमें से हम चाहे पुर्तगालियों की बात करें, चाहे हम डचों की बात करें, चाहे हम अंग्रेज़ों की बात करें, सभी ने यहाँ पर अपनी कोठियाँ स्थापित की थी। तो एक समृद्ध, एक संपन्न राज्य था। और 18वीं शताब्दी के दौरान ये कहा जाता है कि बंगाल जो था वो भारत का स्वर्ग कहलाता था। तो 18वीं शताब्दी के दौरान अर्थात 1700 के बाद ये बंगाल जो है वो भारत का स्वर्ग कहलाता था। तो आप समझ सकते हैं इसकी संपन्नता के बारे में क्यों ऐसा कहा गया है। तो एक तो चीज़ ये बंगाल के बारे में हम लोगों ने जानी। और धीरे धीरे अपनी जो फैक्ट्रियां हैं वो सारी कंपनियां स्थापित कर रहे थे। जैसे कि अंग्रेज़ों की बात करें तो इन्होंने सबसे पहली जो अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की वो पश्चिम बंगाल वाले एरिया में की, और वो जगह थी हुगली। ठीक है, तो हुगली नामक जगह पर इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कैसे स्थापित की, क्या
किससे उन्होंने अनुमति मांगी? तो एक शाह शुजा व्यक्ति थे, शाह शुजा। दोस्तों शाह शुजा दो हुए हैं, एक शाह शुजा दुर्रानी और एक शाह शुजा। तो शाह शुजा ये कौन सा शाह शुजा है? ये शाह शुजा है दोस्तों औरंगजेब का भाई, औरंगजेब का भाई। और ये किसके पुत्र थे? शाहजहां के। तो इनके पिता का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब और इसी का भाई था शाह शुजा। तो शाह शुजा ने अंग्रेज़ों को अनुमति दी थी। कैसे दी थी, क्यों दी थी? देखिए उसी समय डॉक्टर बॉटन एक व्यक्ति थे, डॉक्टर बॉटन। डॉक्टर बॉटन ने क्या किया था कि मुग़ल राजवंश की ही एक महिला का इलाज किया था, चिकित्सा की थी, उसको स्वस्थ किया था। तो डॉक्टर बॉटन के द्वारा 1651 ईस्वी में मुग़ल राजवंश की एक महिला का इलाज किया गया, जिसकी वजह से वो स्वस्थ हो जाती है। और इससे खुश होकर के शाह शुजा ने क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति अंग्रेज़ों को दे दी थी। शाह शुजा की अनुमति भी 1651 ईस्वी में ही दी जाती है इनको। और यहाँ पर दोस्तों कई बार किताबों में भी आपको लिखा कुछ और मिलता है और फिर क्या होता है कि हम लोग गलत समझ जाते हैं। 1651 ईस्वी में शाह शुजा ने अंग्रेज़ों को क्या किया था कि अनुमति दी थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये फैक्ट्री जिसकी हम बात करें, कोठी सबसे पहले कब स्थापित की? तो अंग्रेज़ों ने अपनी कोठी 1658 ईस्वी में कहाँ स्थापित की दोस्तों? हुगली में स्थापित की। तो याद रखिए 1651 में शाह शुजा ने सिर्फ अनुमति दी थी, लेकिन 1658 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की थी। ये इसकी संपन्नता का और इसकी तरफ आकर्षित होने का एक कारण और था कि हुगली जो है वो पहला ऐसा पत्तन था भारत में, एक व्यापारिक पत्तन के रूप में इसका विकास सबसे पहली बार होता है। इस वजह से लोग भी यहाँ के लिए आकर्षित होते थे। ठीक, तो यहाँ शाह शुजा ने अनुमति दे दी। शाह शुजा के बाद इसका पुत्र आता है अजीमुस्सान। कौन आता है? इसका पुत्र अजीमुस्सान। तो दोस्तों ये चीज़ें आप नोट कर सकते हो। और हम लोग बात करेंगे अजीमुस्सान के बारे में। अजीमुस्सान जो कि औरंगजेब का क्या था? औरंगजेब का पोता था। तो अजीमुस्सान ने क्या किया कि 1698 ईस्वी में सुल्तानाती, कलिकाता, गोविंदपुर की जमींदारी, इन तीनों की जमींदारी 1200 रुपये में अंग्रेज़ों को सौंप दी। तो यही तीन जो गांव थे, इनकी जमींदारी अजीमुस्सान के द्वारा जब सौंपी जाती है तो इन्हीं तीनों को मिला करके ही बाद में एक कलकत्ता नामक शहर की नींव पड़ती है, जिसे हम आधुनिक कोलकाता कहते हैं। तो इन तीनों को मिला करके ही कलकत्ता को बसाया गया था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1717 में अजीमुस्सान का पुत्र आता है फर्रुखसियर, जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, इसे घृणित कायर भी कहा जाता है। तो ये भी मुगल सम्राट बनता है। और 1717 ईस्वी में जिस तरीके से बॉटन के द्वारा मुगल राजवंश की किसी महिला की चिकित्सा करके उसको स्वस्थ किया जाता है, जिसके एवज में अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार की अनुमति मिलती है और पहली फैक्ट्री भी लोग हुगली में स्थापित करते हैं 1658 ईस्वी में। तो फर्रुखसियर भी भयंकर बीमारी से पीड़ित हो जाता है और ये बात अंग्रेज़ों को पता चलती है। तो एक अंग्रेज़ों का दल जो है वो फर्रुखसियर के दरबार की तरफ रवाना होता है और उसी अंग्रेज़ी दल में एक चिकित्सक था, शल्य चिकित्सक था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? विलियम हैमिल्टन। जिसका क्या नाम था? विलियम हैमिल्टन। ये विलियम हैमिल्टन जाता है और इस फर्रुखसियर का इलाज करता है और इसको स्वस्थ कर देता है। तो सोचिए, जब फर्रुखसियर स्वस्थ हो जाता है तो इसको लगता है कि मेरी तो जान बच गई और इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। मारी खुशी के फर्रुखसियर ने
3,000, देखिए जिस तरीके से शाह सूजा ने मुक्त व्यापार दिया था तो वो भी 3,000 रुपये वार्षिक के तौर पर दिया था कि 3,000 रुपये वार्षिक हमें दीजिए और आप मुक्त व्यापार, इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी तरीके से फर्रुखसियर ने भी पूरी तरीके से मुक्त व्यापार की छूट नहीं दी, उसने भी 3,000 रुपये लिए वार्षिक कि 3,000 रुपये वार्षिक हमें दीजिए और इसके बाद जाके आपको एकदम छूट है कोई, आप व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विलियम हैमिल्टन के इलाज के बाद में फर्रुखसियर भी बड़ा खुश होता है और अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार की छूट दे देता है। उसके पश्चात की बात करें तो इसके पहले थोड़ा सी हम लोग जाते हैं 1700 ईस्वी में। सन 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था, इसको बंगाल का दीवान बनाया था किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां जो कि दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था, इसने नाम परिवर्तन किया था और 1700 ईस्वी में बंगाल की दीवानी सौंप देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बंगाल के नवाबों की। उसके पहले की ये पूरी घटना मैंने बता दी आपको, तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे बंगाल के नवाबों की। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने जितने भी बंगाल के नवाब हुए हैं उन सभी को यहाँ पर नोट किया हुआ है, उन सभी के बारे में मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो देख लेते हैं इनको। देखिए बंगाल के कुल मिलाकर के कितने नवाब हुए हैं। व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में पूरे 10 हुए हैं, चूंकि मीर जाफ़र को 2 बार बंगाल का नवाब बनाया गया था। कैसे बनाया गया था वो सारी चर्चाएं हम करेंगे बाद में। देखिए बंगाल का पहला नवाब बनता है मुर्शिद कुली खां, दूसरा था सुजाउद्दीन, फिर तीसरा था सरफराज खां, चौथा था अलीवर्दी खां, पाँचवा था सिराजुद्दौला, छठा था मीर जाफ़र और इसके बाद मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र बनता है, मीर जाफ़र का पुत्र नजमुद्दौला, फिर सैफुद्दौला और मुबारकदौला बनता है। तो हमें पढ़ना कहाँ तक है? देखिए मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम और नजमुद्दौला तक थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो अलीवर्दी खां है, मुर्शिद कुली खां है, सिराजुद्दौला है, मीर जाफ़र, मीर कासिम, बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोगों ने बात की थी कि बंगाल का नवाब, दीवान जो है औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बना दिया था। उसके बाद जब अगला मुगल सम्राट आता है फर्रुखसियर, तो फर्रुखसियर ने भी क्या किया था? बंगाल का सूबेदार बना दिया। किसको? हम बात करेंगे अब मुर्शिद कुली खां की। 1717 से 1727 ईस्वी तक इसने शासन किया था बंगाल में। तो बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां को फर्रुखसियर बनाता है। पहले ये सिर्फ दीवान था। उसके बाद उड़ीसा का भी सूबेदार फर्रुखसियर के द्वारा किसको बना दिया जाता है? मुर्शिद कुली खां को बना दिया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि जिस तरीके से फर्रुखसियर ने और अजीम उस्सान ने अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार की छूट दी थी, उसका वो दुरुपयोग कर रहे थे। दुरुपयोग ऐसे कर रहे थे कि किसी और भी भारतीय का जो वस्तुएं थी उनको क्या करते थे? कहते थे कि थोड़ा सा टैक्स हमें दे दो, हम अपने टैक्स के साथ, अपने माल के साथ में, अपने व्यापार के साथ में आपको भी शामिल कर लेते हैं और आपको नवाब को ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे भारतीय भी इनके साथ में व्यापार करने लगते हैं और किसके नाम से? अंग्रेज़ों के नाम से। तो ऐसे एक फ्रॉडगिरी यहाँ पर चलने लगती है और जिसकी वजह से बंगाल को भारी नुकसान भी चुकाना पड़ता है। तो ये जो आता है आपका मुर्शिद कुली खां, अजीम उस्सान के द्वारा दिए गए अंग्रेज़ों के मुक्त व्यापार की छूट की वजह से इन दोनों में मतभेद था। अर्थात अजीम उस्सान और मुर्शिद कुली खां के बीच में इस बात को लेकर के मतभेद था। वो मुर्शिद कुली खां कह रहा था कि आपने इस तरीके की छूट दे रखी है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इसका ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आप इसको समझिए। तो अजीम उस्सान ने कहा कि आप अलग एक अपने आप को स्वतंत्र राजा मानते हैं, ठीक है, आप हैं, लेकिन हैं तो हमारे अधीन थे, लेकिन आप भी हमारी बात नहीं मानते हैं। तो मुर्शिद कुली खां ने कहा कि मैं तो आपको टैक्स देता हूँ, वो लोग तो टैक्स देते नहीं हैं और साथ साथ में आप उनको जो विशेष रियायत आप दे रखी है वो गलत है। सीधी सी बात ये थी। तो इस वजह से मतभेद हो जाता है अजीम उस्सान से और मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी इसी वजह से मुर्शिदाबाद को बनाया। ठीक है, बंगाल को न बना करके अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। तो चूँकि इन सम्राटों के मध्य में इनका कोई झगड़ा ना हो, इसलिए इसने अपने आप को अलग कर लिया।
हालांकि ये एक स्वतंत्र शासक था, मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र शासक था, लेकिन फिर भी ये मुग़ल सम्राट को राजस्व हर साल दिया करता था, अपनी तरफ से दिया करता था। चाहता तो ना देता, लेकिन अपनी तरफ से ये राजस्व दिया करता था। कौन? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने और भी इम्पोर्टेंट काम किए हैं, जैसे कि इसने भूमि सुधार किए। भूमि सुधारों में इजारेदारी प्रथा भी इसने शुरू की। इसके अलावा और भी, जैसे कि किसानों को अग्रिम कर्ज देना, ये भी इसने शुरू किया, ताकि फसल के लिए जो भी बीज और खाद की व्यवस्था वो कर पाएँ, उसके लिए वो कर्ज देता था। तो इस तरह की खालसा भूमि की भी स्थापना की, अर्थात जितनी भूमि थी उसका इसने अधिग्रहण कर लिया, उसको खालसा भूमि में बदला और उसके बाद इजारेदारी प्रथा लाया। इजारेदारी प्रथा का मतलब है कि अब जो भूमि है वो ठेके में दी जाती थी ज़मींदारों को, लोगों को, और फिर उससे जैसे फसल पैदा होती थी उसी के अकॉर्डिंग लगान ली जाती थी। तो इस तरीके से कुछ भूमि सुधार भी करता है, और इसके समय में जनता, जो प्रजा थी, वो सुखी और समृद्ध थी। लेकिन ये जो भूमि सुधार करता है, ये बात जो ज़मींदार थे उनको पसंद नहीं आती, क्योंकि ज़मींदारों को कम फ़ायदा हो रहा होगा, ज़मींदारी उनकी छीन जा रही होगी, इसलिए ज़मींदारों के अंदर असंतोष था। और यही एक कारण है कि मुर्शिद कुली खां के समय में 3 ज़मींदारी विद्रोह हुए हैं। तो इस तरीके से 3 बार नुजात खां, सुजात खां एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा ये विद्रोह किया गया मुर्शिद कुली खां के ज़माने में। इसके अलावा एक और व्यक्ति था सीताराम और नारायण, 2 व्यक्ति थे। इन लोगों ने मिलकर के पहला जमींदारी विद्रोह किया। दूसरा था सुजात खां और इसके अलावा नुजात खां, ठीक। और तो इस तरीके से दूसरे और तीसरे जमींदारी विद्रोह भी मुर्शिद कुली खां के ज़माने में होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो ये शासन करता है कब से कब तक? 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी तक की बंगाल का नवाब रहता है। उसके बाद जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद आता है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन कौन था? सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का दामाद था, ठीक, दामाद था। जब फर्रुखसियर ने उड़ीसा का सूबेदार बनाया, उसके पश्चात ही जब नवाब बनता है, तो क्या होता है कि उसी वक्त उड़ीसा का उपगवर्नर इसने अपने दामाद सुजाउद्दीन को चुना हुआ था। तो मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद में सुजाउद्दीन अगला बंगाल का नवाब बनता है। ये भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। सुजाउद्दीन के बारे में बात करें, सरफराज खां के बारे में बात करें, तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही एग्ज़ाम में इनसे ज़्यादा कुछ पूछा जाता है। हाँ, एक बात यहाँ से पूछी जाती है सुजाउद्दीन से, वो बात ये पूछी जा सकती है कि सुजाउद्दीन के ही समय में अलीवर्दी खां, कौन आता है? अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां जो था, इसको भी उड़ीसा का सूबेदार बनाया गया था सुजाउद्दीन के द्वारा। उसके बाद जब सुजाउद्दीन की डेथ हो जाती है 1739 ईस्वी में, तो उसके बाद अगला बंगाल का नवाब आता है कौन? सरफराज खां। सरफराज खां ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता। ये जो अलीवर्दी खां था, अलीवर्दी खां ने सरफराज खां ने आलमुद्दौला की उपाधि इसने धारण जरूर की थी, लेकिन ये कुछ खास काम नहीं कर पाता। एक विलासी शासक था, एक कमज़ोर शासक था, और इस बात का फ़ायदा अलीवर्दी खां ने उठाया। अलीवर्दी खां के साथ साथ में जगत सेठ, मोहम्मद हाजी, इस तरीके से 2-3-4 व्यक्ति जो थे इसके सहायक थे अलीवर्दी खां के। तो अलीवर्दी खां ने क्या किया कि 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध होता है। कहाँ का युद्ध? गिरिया का युद्ध। तो 10 मार्च को हुआ था ये। 10 मार्च 1740 ईस्वी को गिरिया का युद्ध होता है, और इस गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने क्या किया था? सरफराज खां को पराजित करके ये खुद बाद में बंगाल का नवाब बन जाता है। तो आपको यहाँ चीज़ें पता चली। तो अब सरफराज खां के बारे में ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसके बाद इसको मार करके, इसको पराजित करके गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां बंगाल का अगला नवाब बनता है। अलीवर्दी खां बहुत ही अच्छा कूटनीतिक व्यक्ति था, साहसी व्यक्ति था। अलीवर्दी खां इसके समय में भी जनता जो है काफ़ी खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी।
तो ये कह सकते हैं कि बंगाल के नवाबों में सबसे सक्षम जो नवाब हुआ है और सबसे अच्छा जो नवाब माना जाता है वो था दोस्तों कौन, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के ही समय की अगर बात करें तो अली वर्दी खां ने अपने साम्राज्य के लिए काफ़ी कुछ किया था, लेकिन एक चीज़ से ये हमेशा परेशान रहता था। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अली वर्दी खां 1751 से लेकर के 56 तक बड़ा परेशान रहा। हालांकि जैसे कि मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र नवाब बनता है मुग़ल सम्राटों से हट करके, लेकिन ऐसी ये कह सकते हैं कि कोई ऐसी स्वीकृति उसको नहीं दी गई थी कि वो बंगाल का नवाब बने। अली वर्दी खां जब बनता है तो इसने उस ज़माने के मुग़ल शासक, मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह से क्या किया कि इसने उसको घूस दी, उसको नजराना दिया। नजराना का मतलब उपहार एक तरीके का जो मुग़ल सम्राट को दिया जाता था। तो घूस दी, पैसा दिया, नजराना दिया और उससे स्वीकृति प्रदान कर ली, मतलब एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया कि हाँ हम बंगाल के नवाब हैं, प्रमाणिक तौर पर देखिए हमें मुग़ल सम्राट ने ये प्रमाण दिया हुआ है। तो इस तरीके का काम इसने ये करता है। लेकिन 1751 से लेकर के 56 तक ये बड़ा परेशान रहता था। इसको कौन परेशान करते थे? मराठे बार बार इसके शासन में बंगाल में आक्रमण किया करते थे। उनसे परेशान होकर के इसने क्या किया कि एक संधि कर लेता है, किसके साथ में? रघु जी भोसले के साथ में। रघु जी भोसले के साथ में ये एक संधि कर लेता है। उस संधि के तहत 12 लाख रुपए वार्षिक देने का इसने वादा किया और प्लस साथ साथ में उसने उड़ीसा सूबा पूरी तरीके से मराठों को सौंप दिया। रघु जी भोसले से संधि किया इसने और 12 लाख रुपए वार्षिक के साथ साथ में उड़ीसा का सूबा भी इसने सौंप दिया। किसको? मराठों को सौंप दिया। ओके। और इसके बाद क्या की कहानी ये है कि ये बीमार रहने लगा और इसको जलशोथ हो गया, जिसे हम वर्तमान में पेचिस कहते हैं। वो बीमारी हो जाती है और इस बीमारी से इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अब बात आती है कि इस अपनी मृत्यु के पहले आखिरकार इसने किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो देखिए अली वर्दी खां की पुत्र नहीं थे, पुत्रियां थीं और 3 पुत्रियां थीं। उन तीनों पुत्रियों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अली वर्दी खां की 3 पुत्रियां थी। खास इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आपको जानना चाहिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मामून बेगम, एक तो मामून बेगम थी, दूसरी थी घसीटी बेगम और तीसरी थी अमीना बेगम। ये तीनों पुत्रियां हैं, ठीक, ये तीनों पुत्रियां हैं। तो इन तीनों अर्थात इन तीनों के पति या अली वर्दी खां के तीनों दामाद इसके जीते जी ही ये मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब वैसे तो दामाद को बना सकता था ये उत्तराधिकारी, लेकिन दामाद इसके जीते जी इसके समय में ही मर जाते हैं। तो होता क्या है कि जो सबसे छोटी पुत्री थी अमीना बेगम, इसका पुत्र था मोहम्मद सिराज। पुत्र का नाम था मोहम्मद सिराज। इस मोहम्मद सिराज को अली वर्दी खां बहुत चाहता था, अर्थात प्रेम करता था। अर्थात मोहम्मद सिराज के नाना अली वर्दी खां ने क्या किया कि मोहम्मद सिराज को क्या किया कि उत्तराधिकारी अपना घोषित कर दिया था। जब और देखिए यहाँ पर 2 बहनें और इसकी हैं, अर्थात ये तीनों पुत्रियों में इस बात को लेकर के झगड़ा भी होता है। यहाँ तक कि देखिए ये जो मामून बेगम है ये दोस्तों थी पूर्णिया की। पूर्णिया वर्तमान में बिहार में पड़ता है। इसकी शादी पूर्णिया में हुई थी और पूर्णिया में ही इसका पुत्र एक शासक बनता है, शौकत जंग इसका पुत्र था। घसीटी बेगम का विवाह जो है वो हुआ था ढाका के गवर्नर के साथ में इसका विवाह हुआ था, लेकिन ये इसकी डेथ हो गई, इसकी कोई संतान नहीं थी, अर्थात ये ढाका की गवर्नर की विधवा थी। अमीना बेगम का पुत्र था मोहम्मद सिराज।
तो शौकत जंग को पसंद नहीं करता था अलीवर्दी खां, इसलिए उसने क्या किया कि जो अपनी पुत्री के पुत्र अर्थात दोहित्र को, क्या बोलेंगे दोस्तों, एक शब्द यूज होता है दोहित्र। दोहित्र का मतलब होता है पुत्री का पुत्र। तो पुत्री के पुत्र को उसने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था, उसे अपना उत्तराधिकारी समझा। तो घसीटी बेगम और ये जो मामून बेगम का पुत्र था शौकत जंग, ये दोनों मोहम्मद सिराज के विरोधी हो जाते हैं और हालांकि युद्ध भी करते हैं, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद सिराज इन दोनों को पराजित कर देता है। अर्थात यही मोहम्मद सिराज जो बाद में सिराजुद्दौला के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहाँ पर बात की कितने बंगाल के नवाबों की, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, इन लोगों के बारे में हमने बात की। अगला जो हो बंगाल का नवाब आता है वो आता है मोहम्मद सिराज। 23 वर्ष की अवस्था में बंगाल का नवाब बनता है। हालांकि ज़्यादा समय तक ये रह नहीं पाता, 1 ही साल तक ये रह पाता है और उसके पश्चात आपको पता है कि प्लासी के युद्ध में इसको मार दिया गया था और इसके साथ विश्वासघात किया गया। हालांकि अच्छा राजा था, लेकिन ये हमेशा अपनों से ही परेशान रहा। पूरा जो समय इसका गया वो पूरा स्ट्रगल में ही गया। तो हम लोग यहाँ तक बात कर लिए हैं अलीवर्दी खां के बारे में। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो सिराजुद्दौला के बारे में होगा, फिर मीर जाफ़र और मीर कासिम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें लाल बटन दबा करके, और कोई समस्या हो तो कमेंट्स भी कर सकते हैं। पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।